हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मजे में होंगे आप लोग। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी, जो कि एम लक्ष्मीकांत का है। और यूपीएससी में सब बोलते हैं कि यही बुक्स प्रेफर करना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे आपका जीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। ठीक है, तो आज मैं उसका, ठीक है, पूरा सिलेबस जो भी चैप्टर है, ठीक है, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैंने दोस्तों देखा है कि बहुत लोग एक एक दो दो लाख रुपए दे के फीस जमा करके ट्यूशन पढ़ते हैं। तो मुझे खराब लगता है वो चीज़ कि बच्चे, तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि मैं जितना मेरे से होता है, जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं उतना करूँ आप सबके लिए। तो मैं आज से इंडियन पॉलिटी जो है वो आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने भी खरीदा है, तो इसके ऊपर चंदन वंदन लगा लिया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों विद्या माता हमें बहुत कुछ देती है, तो हमें उनका रिस्पेक्ट भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी से यही आवेदन है कि आप जब भी आप बुक्स या कोई भी अच्छी चीज स्टार्ट करें, तो उसको थोड़ा प्रणाम करके आप पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो कुछ इसमें है इंस्ट्रक्शन, और जो कुछ भी है वो पढ़ते हैं, देखते क्या है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है इसमें। इसने इन्होंने अपना पूरा रिकॉर्ड्स दिया है कि उनका कौन से ईयर से लेके, ठीक है, 20 ईयर का इसने क्या वो बताया है, एक कि अनुमान लगाया कि कितना इनका क्वेश्चन इस पूछा गया है इस बुक से। ठीक है, तो प्रीलिम्स में देख सकते हैं आप कि ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी जर्नल स्टडीज प्रीलिम्स में। ठीक है, तो कितना पूछे गए हैं, तो 2000 ईयर देख लेते हैं आप। 2000 ईयर से इन लोगों ने काउंट करना स्टार्ट किया है 2019 तक। ठीक है, तो लगभग देखिए 12 क्वेश्चंस पूछे जाए। 2000 में 12 क्वेश्चन पूछे थे। फिर लगभग 2004 में देखिए दोस्तों 22 क्वेश्चन पूछे गए। ओके, बहुत ज्यादा ही पूछे गया। और 2017 में भी आप देख सकते हैं 22 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से। और लास्ट जो अपना 2019 गया, उसमें 15 मार्क्स आप पूछे थे। ओके, और वही चीज सेम आपका मेंस में भी बताया गया है कि कितने कितने मार्क्स पूछे गए हैं इसमें से। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि 2019 का आप देखिए 125 मार्क्स, 2019 में 125 मार्क्स का पूछा गया था। ओके, और ये कुछ बताया गया है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस क्या है। ठीक है, कि प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, और ये सब तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि बिना कोई ये सब जाने तैयारी करना आता तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो देखते हैं आप, ये है कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स इसमें क्या क्या चैप्टर है। पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है। ओके, उसमें भाई कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन की है। ठीक है, फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या क्या सिस्टम है। ओके, फिर आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, उसको एक्सप्लेन किया गया है इसमें। ओके, फिर आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे देख लीजिए आप, दिख नहीं रहा तो हाँ, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है वो बताया गया है पूरा। फिर आता है आपका लोकल गवर्नमेंट, देख रहे हैं आप, लोकल गवर्नमेंट। फिर यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। ओके, फिर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, फिर है आपका अदर अदर कॉन्स्टिट्यूशन डिमेंशंस। ओके, फिर ये है आपका पॉलिटिकल डायनेमिक। फिर आता है आपका वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो ये सब है। लिस्ट ऑफ टेबल्स, इसमें दोस्तों ये बताया कि इसमें जो जो टेबल्स हैं, ठीक है, तो वो टेबल्स, लिस्ट, टेबल का पूरा लिस्ट दिया है कि भाई 1.11 क्या है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, टेबल नंबर 1.1 कहाँ पे है, 1.11। ओके, टेबल नंबर 1.1 जैसे दूड़े, देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, टेबल 1.1। ओके, पेज नंबर 1.11। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ है इसका टेबल लिस्ट। देख सकते हैं कितना टेबल्स दिया है। और ये चीज़ बहुत अच्छा किया है इसमें कि टेबल्स ढेर सारे दिए हैं, क्योंकि
टेबल्स के द्वारा हम लोग बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बताया है कि पार्ट 1 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बताया। ठीक है, ये सब पूरा है फ्रेमवर्क उसका, ये सब पूरा स्टेप से। तो हम बात करेंगे इस चीज की। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज हम इसके टॉपिक्स में यहां तक समझेंगे दोस्तों, यहां से लेके आज हम यहीं तक समझेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा ना बन जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत द्वारा। ठीक है, मैंने इसीलिए हाइलाइट्स कर दिया है आपके लिए कि आप लोग, अगर आपके पास क्या बोलते हैं ये किताब नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप खरीद के रखिए। और इसमें ज्यादा नोट्स, देखिए कोई इंडियन पॉलिटी में नोट्स नहीं बनाता। ठीक है, तो आप नोट्स मत बनाइएगा। ओके, इसमें आप एक क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी ले लीजिए। ठीक है, या तो रफ कॉपी जैसे, और आपका एक किताब साथ में रहेगा, और आप व्हाइटनर ले लीजिए। ठीक है, आप कुछ भी होगा, अब अधिकतर आप व्हाइटनर का ही यूज करके इसमें वो करिएगा। अब जो रफ होगा उसमें आप जो भी है समझने के लिए आप कर सकते हैं आप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, तो क्या है कि द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600। ओके, एज अ ट्रेडर्स, कि भाई ब्रिटिश जो है वो भारत में किस लिए आए थे, ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस के पर्पज से वो आए थे। ठीक है, कब आए थे, 16वीं सदी में आए थे। और किस फॉर्म में आए थे, किस रूप में आए थे, बोलते हैं ना कि तुम्हारा वो कौन से रूप में आया था, कैसा आया था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स में रूप में आए थे भारत में। जिसको परमिशन किसने दिया, तो वो कौन परमिशन दिया, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, याद रखना दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ 1। ओके, ये दोस्तों याद रखना। ब्रिटिश कब आए थे भारत में, तो 16वीं सदी में आए थे। और किस लिए, ट्रेडर्स के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से आए थे। और किस फॉर्म में आए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे। ओके, और परमिशन कौन दिया था, तो क्वीन एलिजाबेथ। ओके, अब देखिए, in 1765 the company which till now had purely trading functions obtained the दीवानी। अब यहां से देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इतना जो पैराग्राफ था कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, तो यहां से मैंने अंडरलाइन किया कि दीवानी क्या है। तो दीवानी राइट्स क्या होता है, जब वो भारत में आए, ठीक है, तब उनको भारत में, देखिए वो 16वीं सदी में आए थे। ठीक है, और वो 1765 को उनको क्या मिल गया, एक दीवानी राइट्स मिल गया। बोलते हैं राइट्स मतलब अधिकार मिल गया, राइट्स मिल गया। और ये राइट्स कैसे मिला था, तो दो युद्ध हुए थे, बक्सर और प्लासी। ठीक है, वो बक्सर और प्लासी युद्ध हुआ था, जिसको अंग्रेजों ने जीता था। ठीक है, और वो जो अंग्रेजों ने जीता था, तो वो जिनसे जीता था, तो वो इलाहाबाद के थे, वो शाह आलम करके कोई राजा थे। ठीक है, तो शाह आलम ने क्या हुआ कि उन्होंने उनको उनके साथ एक त्रिटी हो गई। त्रिटी मतलब संधि। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना संधि हो गई तुम्हारे उसके बीच में, संधि हो गई। ठीक है, तो त्रिटी उसको बोलते हैं। तो वो त्रिटी हो गई थी, वो फेमस है त्रिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से। ओके, तो वो उन्हीं शाह आलम ने एक राइट्स दे दिया। ठीक है, उसका नाम क्या था, दीवानी राइट्स। तो दीवानी राइट्स क्या होता है, ये क्या है कि राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, कि आपको टैक्स और सिविल जस्टिस का जो भी है, सामाजिक न्याय का, वो आपको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, सिविल जस्टिस। और कहां कहां का, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का इन लोग को क्या मिल गया, कि टैक्स कलेक्ट करने का और सिविल जस्टिस करने का। ठीक है, किसको, अंग्रेजों को मिला। कब मिला, ठीक है, 1765 में। ओके, और किसने दिया, शाह आलम ने दिया। किस नाम से वो राइट्स कहा है, दीवानी राइट्स। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन मत होइएगा, दीवानी राइट्स बोलते हैं ना, दीवाना हो गया, तो याद रखना दीवाना मतलब दीवानी राइट्स। ठीक है, ऐसा याद रखना आपको। ओके, अब देखिए, जब इनको परमिशन मिल गया, ये टैक्स कलेक्ट करने लगे। अब सोचिए दोस्तों, टैक्स कलेक्ट करने लगे मतलब कितना इन लोगों के पास उस समय फिर पावर आ गया होगा। और यही उस समय राज्य, तीनों राज्य टॉप में थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये बड़े बड़े राज्य थे और ये इस समय टॉप में चलते थे। तो इनका इस राज्य में इन लोग को राइट्स मिल गया था, एक अधिकार मिल गया था कि भाई तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, सिविल जस्टिस कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि एक टेरिटोरियल पावर इन लोग को मिल गया, प्रादेशिक शक्तियां मिल गई इनको। ठीक है, प्रादेशिक शक्तियां इनको मिल गई, क्या, टेरिटोरियल पावर।
अब देखिए, इन 1858, इन द वेक ऑफ द सेपोई म्यूटनी। सेपोई म्यूटनी मतलब क्या होता है कि जो बोलते हैं ना कि विद्रोह कर देना, ये सेपोई म्यूटनी मतलब सैनिक विद्रोह। सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तब उसके बाद क्या हुआ कि तब ब्रिटिश क्राउन जो थी, ब्रिटिश क्राउन ने ये सब देखा कि भाई यहाँ पे विद्रोह हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली क्या कर दिया, वो आके ऐलान कर दिया कि भाई मैं अब यहाँ का शासन चलाऊंगा भारत का। पहले कौन चलाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी ब्रिटिश की थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो आए, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए, वो करते थे राज, ठीक है। पर ब्रिटिश के ही थे वो, उनको ब्रिटिश क्राउन ही उनको परमिशन देता था। बट अब ब्रिटिश सामने से खुद आ गया, ठीक है। सेपोई म्यूटनी होने के बाद जब सैनिकों ने विद्रोह किया, बहुत लोगों ने, तब ब्रिटिश क्राउन आई डायरेक्टली। देखिए, द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया के गवर्नेंस का वो अब कंट्रोल करेगा, ठीक है। कौन, ब्रिटिश क्राउन। दिस रूल कंटिन्यू अंटिल इंडिया वॉज जनरेटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 1947, ठीक है। और देखिए, एक चीज याद रखना कि अगर कोई पूछे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का कब तक रूल था, तो कब तक था, तो 1858 से पहले, ठीक है। 1858 से पहले, 16वीं सदी से वो आए थे, और 1858 से पहले उनका खत्म हो गया। 1858 के बाद क्या आ गया, क्राउन, क्राउन का रूल आ गया, द ब्रिटिश क्राउन लोग आ गए, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन लोग आ गए भारत में वो करने कि भाई अब हम कंट्रोल करेंगे, आप हट जाओ, ठीक है। तो और ये ब्रिटिश क्राउन कब तक चला, यहां पे लिखा हुआ है ऑन अगस्त 15 1947, ठीक है। मतलब समझ लीजिए देश जब आजाद हुआ था तब तक चला था, ठीक है। तो देश आजाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त हम जो मनाते हैं जो, तो तब तक उनका क्राउन का रूल चला था। ओके ओके, समझ गए इतना आप इधर तक। अब देखिए, जब अब इसमें क्या लिखा है, विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फॉर्मेड फॉर दिस पर्पज इन 1946, एंड ऑन January 26 1950 द कॉन्स्टिट्यूशंस केम इनटू बीइंग। ओके, अब देखिए यहां से लाइन कुछ और चेंज हो गई, ठीक है। यहां तक तो था भाई कि क्राउन्स और रूल्स को ये सब बता रहा था कि भाई क्राउन्स लोग पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो किए, कंट्रोल रखते थे, फिर ब्रिटिश क्राउन ने रखने लगे, ठीक है। तो यहां तक तो वो बात हो गई थी। अब ये बता रहा है भाई कि जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद भारत को क्या आवश्यकता थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक बोलते हैं ना नियम शासन की जरूरत पड़ी, भारत को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। तो कॉन्स्टिट्यूशंस की जब जरूरत पड़ी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया, ठीक है। असेंबली बनाया गया, कब बनाया गया, इन 1946 में, 1946 में बनाया गया। ओके, और 1946 में बनाया गया। और कब तक मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के बाहर आया, तो जनवरी 26 जनवरी मनाते ना वही दिन, तो 26 जनवरी 1950 1950 में। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। और इतना लाइन अगर आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, इतना लाइन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि द कंपनी रूल, जो कि यहां पे लिखा था ना कंपनी रूल, कंपनी क्या याद रखना, द कंपनी रूल मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि कब से कब तक का उन लोग का शासन था, तो 17, देखिए 1773 टू 1858। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा भी था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। 1858 तक मैंने बताया था ना कि यहां तक रूल हुआ था कंपनी का। उसके बाद क्या आ गई थी, हमने देखे थे, ब्रिटिश क्राउन आ गई थी। ब्रिटिश आगे बोलती भैया अब हम शासन करेंगे, तुम हट जाओ। ओके, तो द क्राउन रूल्स कब से कब चला था, मैंने बताया था ना कि 1858 से जब देश आजाद हुआ था 1947, याद रखना, ये तो याद रहेगा कि 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। तो वहां तक क्या हुआ था, क्राउन रूल चला था, कब से, 1858 टू 1947। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको कुछ समझ में भी आया होगा, और आपको कुछ नहीं भी आया होगा
तो आप कमेंट में जरूर अपना जो भी है वो क्वेश्चन डालिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।